हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल विच इज इन रेस्ट, जो चार्ज पार्टिकल दे आर इन रेस्ट कंडीशन में होते हैं, इसको लेके कूलॉम्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। उस चीज़ को हम समझने के लिए सबसे पहले कूलॉम्स के अकॉर्डिंग जो हम फील्ड बनाएंगे तो वहाँ पर हमको पॉइंट चार्जेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? जैसे सपोज करो मेरे पास दो चार्जेस हैं, इसको मैंने बोला ये पॉइंट चार्जेस है, एक डिस्टेंस पे रखे हुए। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है बहुत छोटे चार्जेस जिनका साइज उनके बीच के डिस्टेंस से भी कम हो, मतलब जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं उनसे भी कम उनका साइज होना चाहिए, बहुत छोटा सा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को लेके कूलॉम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो कि स्टेबल चार्जेस के लिए था, मूविंग चार्जेस के लिए कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कूलॉम्स के अकॉर्डिंग जो दो पॉइंट चार्जेस नेचर में कहीं पर रखे हुए हैं, ठीक है, स्टेबल है, एयर मीडियम, एयर वैक्यूम मीडियम में और अदर मीडियम में होंगे तो भी क्या इफेक्ट होगा उस चीज़ को हम समझेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट इतना है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास जो कि कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं, हमने बोल दिया यहाँ पर ये आर सेपरेशन पर रखे हुए हैं। फर्स्ट बोल दिया Q1, सेकंड को बोल दिया Q2 चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर कूलॉम्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो देयर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। हम ये नहीं बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, दोनों पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्शन बात करें। हम बात करें कि दे आर एक्टिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कोई सा भी फोर्स यहाँ पे वर्क कर सकता है जब हम यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम दोनों फोर्स की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम, the force of attraction or repulsion between the point of charges is directly proportional to the product of charge, first concept, and this same force is inversely proportional to the square of distance between the charges, that is second concept. दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हमने मिलाया तो हमको मिला F is proportional to Q1 Q2 upon R square। दैट इज प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमने हटाया तो हमने कांस्टेंट लगाया, हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे k कांस्टेंट, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर k इज वाज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, बट k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर भी। सपोज करो आप ऐसा यूनिट में वर्क कर रहे हैं और आप वर्क कर रहे हैं स्पेस एंड एयर स्पेस में, इन एयर एंड स्पेस मीडियम, एयर एंड वैक्यूम मीडियम। अगर आप एयर और वैक्यूम मीडियम में वर्क कर रहे हैं तो देयर वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर 4 कांस्टेंट, पाई वैल्यू पता है आपको कांस्टेंट 22/7 3.141। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस की हम बात करें उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी होती है 8.854 × 10 टू पावर 8.854 × 10 टू पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया इसका। देखिए यहाँ पे इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, इसको हम अरेंजिंग फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें। इसको हम इस फॉर्म से लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट से हमारे पास आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज व्हाट, कांस्टेंट। देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन मीडियम, देयर वैल्यू डिपेंड ऑन मीडियम। आप किस मीडियम में वर्क कर रहे हैं उस मीडियम के अकॉर्डिंग k की वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट में स्टार्ट किया है एयर एंड वैक्यूम मीडियम में, एयर एंड वैक्यूम मीडियम में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई तो कांस्टेंट होते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10 टू पावर -12
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं इजीली, जो वैल्यू पुट अप करेंगे इस इक्वेशन में। इसको डाल दो इक्वेशन थर्ड। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हम देखेंगे यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है, F इज इक्वल टू के की जगह पे रखा हमने एयर और वैक्यूम मीडियम में वर्क कर रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा यूनिट सिस्टम का यूज करेंगे न्यूटन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। यहाँ पे आप F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 भी लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये एक पार्ट हो गया हमारे पास। इसकी यूनिट कैसे निकाली हमने, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना है हमको, ठीक है। इधर से देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी यूनिट निकालना है, इसको इधर भेज दो, फोर्स को नीचे भेज दो, तो न्यूटन नीचे आ गया, कूलम्ब स्क्वायर F यहाँ पे आ गया था, एप्सिलॉन यहाँ पे चले गया, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। चलिए हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ गई, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए और एक ये डेरिवेटिव वैल्यू के लिए, दो हमारे पास कूलम्ब फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर सपोज करो हमने जैसे बात करी थी, हम वर्क कर रहे हैं एयर और वैक्यूम मीडियम में, अगर हमारे पास एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, if there are another medium, like एयर मीडियम, उसके अलावा ऑयल मीडियम ले लिया, पेपर ले लिया, वाटर मीडियम ले लिया, कोई अदर मीडियम ले लिया, दैट मीन्स व्हाट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया हमने, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, ठीक है। क्योंकि एयर वैक्यूम के अलावा दूसरा मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वहाँ पे ऑयल हो, पेपर हो, नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो, उस टाइप का अगर हमने मीडियम लिया हुआ है, तब के की वैल्यू फिर चेंज होगी, और के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसको बोलेंगे हम नॉर्मली परमिटिविटी नहीं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी की रिक्वायरमेंट होगी हमको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम में आप वर्क कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी लगेगी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। यहाँ से अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएंगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है दैट इज 1.005 टाइम्स, कितने टाइम्स होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 1.005 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी फ्री स्पेस कितना टाइम्स करोगे तो आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिलती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी भी यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अगर अदर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास अदर चार्जेस है तो फोर्स इज इक्वल टू के की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, अगर हम ऐसा यूनिट में वर्क करें, दैट इज फॉर अनदर मीडियम। एप्सिलॉन की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे जरूरी हो गया, क्योंकि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वर्क कर रहे हैं, एयर में, पेपर में लिया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में लिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज याद रखना है आपको, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन
1 होती है, कभी लेस देन 1 नहीं होती है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो 80.5 होता है। एयर की बात करें, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.053 समथिंग होता है। अगर हम मेटल की बात करें, कोई भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर के लिए, एयर के लिए, मेटल के लिए, ग्लास के लिए 5 पॉइंट समथिंग होता है, ये आपको याद रखना है। 5.3 समथिंग होता है ग्लास के लिए। तो ये सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने एसआई में अगर हम सपोज करो हम वर्क कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस यूनिट सिस्टम में, तो फोर्स जो हमारे पास आया था दैट इज व्हाट, कितने न्यूटन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और वो भी हमको पता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन एयर मीडियम में। तो अगर हम इसको सीजीएस में चेंज करेंगे तो न्यूटन की जगह पे क्या हो जाएगा, तो न्यूटन की जगह पर हो जाएगा डाइन। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जब आप एसआई से सीजीएस में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ फोर्स की वैल्यू न्यूटन, ये वैल्यू जो होती है सीजीएस के लिए होती है कांस्टेंट वैल्यू 1। मतलब F = Q1 Q2 अपॉन r² टाइम, ये हो जाएंगे हमारे पास वर्क। क्यों? क्योंकि सीजीएस में हम वर्क कर रहे हैं, हमने अभी तक एसआई में वर्क किया, मीडियम के साथ साथ एसआई यूनिट लिया। अगर हम मीडियम के साथ साथ सीजीएस यूनिट लेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, दैट इज जो हमने एसआई यूनिट सिस्टम में निकाला था 9 × 10⁹ इस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट अप करके, वो सीजीएस में कितनी हो गई हमारे पास, वो सीजीएस में हो गई 1। तो सीजीएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सीजीएस यूनिट में हम वर्क करेंगे तो चलो, तो ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम के लिए भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो बेसिकली स्टेटमेंट जो हमारे पास आया फोर्स के लिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम मीडियम में, एसआई सिस्टम के लिए Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन, इस तरीके से, ठीक है। ये फाइनल स्टेटमेंट होता है। इसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि यूनिट चार्ज क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा यहाँ पर, और उसकी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे।